हेलो एवरीवन, दिस इज घनश्याम कुमार। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने चर्चा किया हुआ था कि इस प्लेटफॉर्म पे हम एकेडमिक जो भी विषय है, जितने भी विषय हैं हम लोगों के उसको क्या कहते हैं, जितने भी विषय हैं हम लोगों के लायक रहेगा हम आपको इस प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करवाएंगे। आपके सामने आज ये हिंदी की जो बहुत बड़ी विदुषी हैं वो आपको कुछ न कुछ हिंदी व्याकरण के पार्ट को पढ़ाएंगी, लेकर के चलेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे। तो आप लोग इनसे परिचित भी होंगे या फिर आने वाले समय में धीरे धीरे परिचित हो जाएंगे। तो चलिए आज आपसे कुछ दो गुफ्तगू बातें करेंगे, उसके बाद इनका जो टॉपिक है हम लोग पढ़ेंगे। लीजिए, थैंक यू। तो ठीक है बच्चों, आप इस पे इंग्लिश का ग्रामर पढ़ रहे हैं। आशा है कि आप लोग उसको अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। हम साथ साथ आपको हिंदी का ग्रामर इस पे पढ़ाएंगे और हिंदी का प्रारंभिक जो ग्रामर है वहाँ से लेके जितना हो सकेगा उतना पढ़ाएंगे। उसे आप पढ़ेंगे, ध्यान से अध्ययन करेंगे, नोटबुक बनाएंगे, नोटबुक में उसे नोट करेंगे। आने वाले समय में आपको बहुत काम कर सकता है। हाँ, तो बच्चों आज हम लोग वर्ण पढ़ेंगे। वर्ण अक्षर, जिसको आप अंग्रेजी में लेटर भी कहते हो, उसे हम पढ़ेंगे और उसकी विस्तृत जानकारी आपको प्राप्त होगी। वर्ण यह जो वर्ण है आप जानते हो कि इसी को अक्षर भी कहते हैं। संस्कृत में इसे अक्षर और इसी को इंग्लिश में लेटर भी कहते हैं। अक्षर का अर्थ होता है अक्षर। अब निषेध सूचक शब्द है जिसका अर्थ होता है कि नहीं, और क्षर माने नाश होना, अर्थात जिसका कभी नाश न हो। जिसका कभी नाश न हो। हम अब समझेंगे कि अक्षर का अर्थ क्या हुआ। उसकी परिभाषा अगर आप जानना चाहें तो कहेंगे अक्षर या वर्ण, वर्ण या अक्षर, वर्ण या अक्षर उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका कभी नाश न हो। बच्चों, आप जानते हैं कि अनेक विद्वानों के अनेक मत हैं। कई विद्वान कहते हैं कि अक्षर का अर्थ होता है एक छोटी सी छोटी इकाई। कई लोग कहते हैं कि अक्षर का अर्थ होता है वह ऐसा वर्ण जो अपने आप में स्वयं में अकेला हो। तो बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन उसकी अगर एक परिभाषा जानना चाहो तो उसकी यह मुख्य परिभाषा यही है कि अक्षर वह मूल ध्वनि है जिसका कभी नाश नहीं होता। इसी कारण उसे अक्षर कहते भी हैं। अब यह जो अक्षर है इसको हम लोग कई भागों में विभाजित कर देते हैं। अक्षर को इसे पहले हम देखेंगे कि इसके कितने भाग हो सकते हैं, वर्ण या अक्षर के। वर्ण या अक्षर के कितने भाग हो सकते हैं।
तो पहले हम देखेंगे पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। अभी आप देखेंगे कि वर्ण या अक्षर के दो भाग हुए, स्वर या व्यंजन। स्वर को आप अंग्रेजी में वावेल बोलते हैं और व्यंजन को कॉन्सोनेंट। चूँकि इंग्लिश आप पढ़ रहे हैं इसके पीछे, तो इसमें आपको समझने में ज़्यादा सुविधा हो जाएगी कि स्वर माने वावेल और व्यंजन माने कॉन्सोनेंट। अब स्वर को कई भागों में बांटा गया है। स्वर को पहले हम देख सकते हैं। यहाँ यह जो स्वर वर्ण है, यह हिंदी में इसकी संख्या अलग है, संस्कृत में इसकी संख्या अलग है और इंग्लिश में इसकी संख्या अलग है। ऐसा आप पढ़े भी होंगे। अगर आप संस्कृत पढ़ते होंगे तो जानते होंगे कि स्वर में जो हिंदी वर्णमाला है, हिंदी वर्णमाला, इसमें स्वर की संख्या अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, अ। बच्चों, हिंदी में आप स्वर अ से लेकर अंग तक तो पढ़ते हैं, अह तक, किंतु अंग और अह ये दोनों स्वर नहीं माने जाते। कुछ विद्वान री को भी स्वर की गणना में नहीं लेते। उनका मानना है कि अंग और अह ये दोनों अयोगवाह हैं, अयोगवाह। अब आप सोच रहे होंगे कि अयोगवाह का क्या अर्थ है। तो अयोगवाह का अर्थ होता है ऐसा वर्ण जो स्वर होते हुए भी व्यंजन की तरह उच्चारण किया जाता है। अयोगवाह ऐसे वर्ण हैं जो स्वर होते हुए भी व्यंजन की तरह उच्चरित होते हैं। अंग, अह, इनका प्रयोग मात्रा की तरह तो होता है, लेकिन ये व्यंजन से जुड़े हुए होते हैं। इस कारण इन्हें अयोगवाह कहा गया है। अतः हिंदी में स्वर की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मानी गई है। हिंदी में स्वर की संख्या 10 मानी गई है। किंतु कुछ विद्वान हैं जिनका मानना है कि अंग की जो मात्रा है यह हमारे प्रतिदिन के प्रयोग में आता है। हम लिखते हैं घंटा, अब यहाँ अंग का प्रयोग कर दिए। तो ऐसे लोग कहते हैं कि अंग की मात्रा चूँकि हमारे मात्रा में लिया जाता है, इस नाते इसकी मात्रा 11 मानी गई है। लेकिन विशेष करके हिंदी में स्वर 10 माने गए हैं और री को लेकर 11। संस्कृत में ये जो स्वर हैं इनको अच वर्ण
कहते हैं। संस्कृत में जो स्वर हैं, संस्कृत में स्वर को संस्कृत में स्वर को अच कहते हैं और इनकी संख्या 9 मानी जाती है। संस्कृत में स्वर को अच कहते हैं और इनकी संख्या केवल 9 मानी जाती है। अच, यदि आप संस्कृत के विद्यार्थी हैं तो माहेश्वर सूत्र में अ ई उण ऋ ऋ एवं ऐ औच, केवल यहाँ तक के जो वर्ण हैं वही स्वर माने जाते हैं। इसलिए संस्कृत में स्वर की संख्या केवल 9 है और इंग्लिश में आप जानते हैं स्वर की संख्या केवल 5 है। इस प्रकार से हम इस बात को समझ गए कि स्वर हमारी जो 3 भाषाएं हैं, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, इसमें विभिन्न रूपों में माने गए हैं। हिंदी में 11, तो संस्कृत में 9 और इंग्लिश में 5। अब आइए आप व्यंजन समझिए। व्यंजन को हम बहुत भागों में बांट देते हैं। व्यंजन को जानने के लिए हमको व्यंजन वर्ण, अब हम व्यंजन के विषय में विस्तृत जानेंगे। व्यंजन को अनेक भागों में बांट दिया गया है। व्यंजन के 3 भाग हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, पहला है स्पर्श व्यंजन। दूसरा है ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। संयुक्त स्पर्श व्यंजन में बच्चों, स्पर्श व्यंजन में क वर्ग से लेके म वर्ग तक के सभी वर्ण आते हैं। क वर्ग से लेके म वर्ग तक आप यहाँ देख सकते हैं। क वर्ग, क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग, च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ और त वर्ग, त, थ, द, ध, न। प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। क वर्ग से लेके ये जो 25 वर्ण हैं, ये हमारे स्पर्श व्यंजन माने जाते हैं। ये
हमारे मुख के अन्य अन्य भाग से बोले जाते हैं, कंठ से, तालु से, जिह्वा से, ओष्ठ से। आगे हम आपको बताएंगे तो बताएंगे कौन सा व्यंजन किस मुख से बोला जाता है, किस भाग से। लेकिन अभी आप इतना जानिए कि ये जो पांचों हैं ये स्पर्श व्यंजन है। इसको क्या कहेंगे? स्पर्श व्यंजन। ठीक है। अब आप उसमें व्यंजन पढ़ेंगे। य, र, ल, व। श, ख, स, ह। इनकी संख्या 4, इनकी संख्या 4 और संयुक्त व्यंजन की संख्या है श, त्र, ज्ञ। एक अन्य वर्ण लिया गया है जिसको कहते हैं स्र। इस प्रकार संयुक्त व्यंजन में 4 वर्ण आ जाते हैं। संयुक्त व्यंजन में 4 वर्ण आते हैं। अब जो संयुक्त व्यंजन है इसको आपको हम बता दें, जो अंतस्थ है श, ख, स, इसको हम किस नाम से जानते हैं? बच्चे कहते हैं बड़का स, पिठफड़वा स, छोटा स। ऐसा नहीं, ये अपने नाम से जाने जाते हैं। इसको कहते हैं तालव्य। तालव्य श। इसको हम जानेंगे मूर्धन्य। मूर्धन्य श। और इसको कहेंगे दंत स। ठीक है। हाय गलत हो गया। समझ में आ गया? इसे कहेंगे तालव्य श, इसे कहेंगे मूर्धन्य श और इसे कहेंगे दंत श। उच्चारण के आधार पर ये तीनों का वर्गीकरण अलग अलग है। अब आप छ, त्र और स्र को जान लीजिए जो संयुक्त व्यंजन है। छ क, धन श, धन अ। छ का निर्माण क, श, अ से हुआ है। क, श, अ। त्र का निर्माण आसान है, बच्चे जान रहे होंगे। त, धन र, धन अ। लेकिन आप पूछेंगे ज्ञ, तो ज्ञ का ज, धन इय, धन अ। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क और श से मिलकर बनता है, त्र, त और र से मिलता है, आसान है। लेकिन ज्ञ जो है ज और इय से बनता है। ज्ञ का उच्चारण हम ज्ञ करते हैं, लेकिन इसका शुद्ध उच्चारण ज्ञ नहीं है, ज्ञ है। ज्ञ शब्द बोलते हैं। इस नाते आपको जानना चाहिए जो एक अतिरिक्त है स्र, यह स, धन र से बना है। ये बाद में आया हुआ वर्ण है स्र। अब आपको समझ में आ गया होगा स्र अपने वर्णमाला में बाद में लिया गया है, लेकिन ये जो तीनों हैं ये अपने वर्णमाला के पहले से अभिन्न अंग है और इनको आपको जानना जरूरी है, क्योंकि
आपकी परीक्षाओं में कभी पूछता है तो आप इसको बता नहीं पाते। ये तो आसान है, लेकिन ज्ञ को अच्छी तरह जानना चाहिए। इसके उसमें ज और य है, ज और य है, समझ में आ गया होगा। अभी तक हम लोगों ने वर्ण का वर्गीकरण पढ़ा। वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं, उसके कितने भेद हैं, संयुक्त अक्षर के कौन कौन से वर्ण मिलाकर बनते हैं, ये आपने पढ़ा। अगले क्लास में आप पढ़ेंगे जितने भी वर्ण या अक्षर आपने पढ़ा है उसके उच्चारण स्थान, क्योंकि उच्चारण स्थान जानना आवश्यक है। कौन सा अक्षर या वर्ण किस स्थान से बोला जाता है, मुख के किस भाग से बोला जाता है, इसको आप जानें।